सन 2020 में एक कमेटी को बनाया जाता है जिस कमेटी का नाम होता है कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज, CRCL, और इसे चेयर करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह। और दिसंबर 25, 2023 को द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हर एसेंट टू दीज 3 क्रिमिनल बिल्स विच आर लेटर पास्ड एंड केंद्र सरकार द्वारा 3 गैजेट नोटिफिकेशन इशू की जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि 1 जुलाई 2024 से ये 3 नए कानून, द BNS, भारतीय न्याय संहिता, which replaces the Indian Penal Code of 1860, the BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, which replaces the Code of Criminal Procedure 1973, and the BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, which replaces the Indian Evidence Act 1872. Good evening everyone. Myself Advocate Aman. Myself Advocate Aditya Chauhan. And myself Rajesh Verma, Joint Director, State Vigilance and Anti-Corruption Bureau. We will be hosting today's program, and to answer all our questions, we have our guest, Shri Rajesh Verma ji. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में. Thank you very much. So, not wasting much of your time, we would like to proceed to the questions. And sir, my first question is, क्या ये कहना सही होगा सर कि हम पुराने कानूनी दौर को छोड़कर नए कानूनी दौर की तरफ जा रहे हैं? And do you think that except for the change of name, the substantive provisions are more or less the same? If no, then how these criminal laws fundamentally shift the relationship between the state and the citizens? Okay, thank you very much. जो आपने प्रश्न पूछा उसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कानूनी नाम ही चेंज नहीं हुए बल्कि उनकी बीच में इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे चेंज हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाता था। जब इसमें बदलाव लाया गया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद आउटडेटेड थी, जैसे स्पोजिंग पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, ऐसे करके नोटिफिकेशन ऑफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव लंदन गजट, और मैजेस्टी जूरी लाहौर, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड कॉमनवेल्थ, और हर मैजेस्टी प्रिवी काउंसिल, मैजेस्टी गवर्नमेंट, ये सारे जो वर्ड्स थे वो सारे आउटडेटेड थे। एक तो उनको बदलना बहुत ज़रूरी था। जो लगभग ये 20 जो ऐसे शब्द थे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और इनको बदला गया। और इनकी ऐसे ही जो हमारे इंडियन पेनल कोड था पहले, भारतीय दंड जो संहिता, उसको जो अब हमारा भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, अब जाना जाएगा ये 1 जुलाई के बाद, उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। उसमें जो वर्ड जूरी मैन थे और ऐसे करके जो वर्ड थे, और लूनेटिक, इनसेन, इडियट की जगह जो है वो अनसाउंड किया गया, और ब्रिटिश जो वर्ड था ब्रिटिश इंडिया, उसको इंडिया किया गया। तो इस हिसाब से जो ये कानून जो है वो हमने बदले, और इसमें बहुत सारे सब्सटेंटिव चेंजेस भी आए हैं। ठीक है सर, क्या आपको ये लगता है नए कानून लाना इतना ज़रूरी हो चुका था? क्या हम पुराने कानूनों को अमेंड कर सकते थे? नाम ही बदलने थे तो हम अमेंडमेंट के थ्रू क्यों नहीं कर सकते थे ये चीज़? आप ज़रा इसमें, क्योंकि एक पूरे का पूरा एक्ट चेंज किया गया है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। एक तरफ से हमें भी लगता था, क्योंकि हमने भी जब से 93 में लॉ किया तो हम भी सोचते थे कि इतने साल का अनुभव में हमने जो सेक्शन याद किए, लर्न किए, जो हमारे साथ कोर्ट के स्टैच्यू बुक्स में है, सब जगह है, तो हमें ऐसा लगता था कि बदलने नहीं चाहिए, सिर्फ अमेंडमेंट से काम चलना चाहिए। लेकिन जब डीप उसमें हम गहन इसमें विचार करें तो हमें लगता है कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। इसलिए सख्त ज़रूरत थी क्योंकि हमारा जो ये लॉ था वो कॉलोनियल लॉज थे, और हमने नो डाउट कि 1860 का आईपीसी हमने वही रखा था, लेकिन फिर भी हमें चेंजेस बहुत करनी पड़ी, क्योंकि इसमें आईटी एक्ट के बदलाव के कारण कंप्यूटराइजेशन जो हुई है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो कॉन्सेप्ट आया है, तो इसके हिसाब से हमने कोशिश करी आईटी एक्ट 2000 लाने की। उसके बाद हमने क्या किया, बहुत सारी चेंजेस करी, डेफिनेशन चेंज करी, उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे यहाँ प्रूव करना उसको किया। सिमिलरली हमने जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नो डाउट कि हमने 1973 में बना दिया, लेकिन उसके कई प्रोविजंस ऐसे थे जो आईपीसी के साथ और इंडियन एविडेंस एक्ट
1872 के साथ को रिलेटेड थे, इसलिए इनको बदलना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक मान लो अभी स्पोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी वो था कि हमारा वीडियो लिंकेज के द्वारा पहले होती थी, अब ऑडियो वीडियो जो है वो उसके रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट डाला है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के प्राइमरी एविडेंस के तौर पर भी लिया है और उसमें सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन भी चेंज की। तो इस हिसाब से मेरे को लगता कि एक बहुत बढ़िया एक जो स्टैच्यू जो है वो अब लाया गया है। अगर हाँ ये जरूर है कि लोगों को डर है कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब आप इसमें बहुत सारा अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि कुछ समय के बाद हमें आदत पड़ जाएगी इसकी। मेरा अगला क्वेश्चन जी, देशद्रोह, राजद्रोह। राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A के तहत 3 साल की सजा। जी, देशद्रोह अब नए कानून में ऐड कर दिया गया है जिसकी पनिशमेंट 10 साल तक है। इंग्रेडिएंट सेम है, कॉपी कट पेस्ट। इस पे आपकी राय? देखिए जहाँ तक जो सीडिशन की वर्ड 124A की बात करते हैं, हमने ये 124A क्यों बदला, इसके पीछे सबसे पहली बात तो ये थी कि जब हम सब भारतीय नागरिक जो है वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि भारत कैसे आज़ाद होगा। 1857 से लेकर हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इनडायरेक्ट लड़ी हैं। उसके बाद से हम भारत जब आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले जो लोग जो उस जो अपना एक जिसको बोलते संवैधानिक हमारा एक वो था अधिकार था, उसको प्राप्त करने के लिए कई लोगों को 124A में अंदर डाला गया। तो अभी तो वो कई मर गए हैं, मैक्सिमम जो फ्रीडम फाइटर मर गए, लेकिन कम से कम जो ऐसे एक शब्द बोल दिया अगर देश के प्रति तो उनको अंदर डाल दिया गया। जबकि अब हमने जो देशद्रोह डाला है, जो उसकी डेफिनेशन 152 में डाली है, अब 152 में जो डालनी पड़ी हमें, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हमें देश से प्रेम नहीं है, कुछ बोलते हैं कि हम देश से घुटना आ रही है, तो उनका क्या करें? तो फिर उनको स्टैच्यू में लाने के लिए जो वर्ड थे हेटेड या वो उनको हटा दिया गया, लेकिन जब दो देशद्रोह के वाकई कॉन्सेप्ट्स जो है वो उसको हमने रखा है, ताकि ये कोई ये ना समझे कि हम कुछ भी देश को, देश की अखंडता को, एकता को अगर कुछ करना चाहेंगे तो हम करते रहेंगे और कोई कुछ ना करे। स्टैच्यू बुक में लाना इसलिए बहुत ज़रूरी था, मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये है कि जो देशद्रोह का दूसरा जिसको बोलते हैं हम देशद्रोह, तो अभी है हमने किया है, लेकिन जो 124A का जो हमने किया है उसमें ये है कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ज़्यादा वो आ गए, क्योंकि पहले पहले जो था 124A में भी वर्ड आप अगर देखें तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव और क्राउन और फिर मैजेस्टी, हर मैजेस्टी, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश ब्यूरो, उसको चेंज करते करते हमने कई चीज़ें इंसर्ट करने की कोशिश की, कईयों को डिलीट करा। लेकिन अब जो है वो हमने, क्योंकि हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसलिए जो कठिन था उसको हमने तोड़ दिया, ये लाया गया है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा अगला प्रश्न आपसे, UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जी, जब टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए अलग से ही हमारे पास कानून है जी, UAPA में, जी, इसको हम नए कानून में ऐड क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सर, जो जैसा आपका प्रश्न है, मैंने भी जब पहली बार ऐसा सोचा कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, जिसमें कि टेररिस्ट की डेफिनेशन सेक्शन 15 में पहले से दी है, 15 सेक्शन में दी हुई है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम जो है वो इसमें अपने 113 ऑर्डिनरी लॉ में इसको इंसर्ट करें। तो मैं जब इसको गो थ्रू किया डीप, मैंने जब इसका वो किया, अध्ययन किया, तो एक बात क्लियर है कि जो आपका अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, इसमें अगर सज़ा देखी जाए तो 14 सेक्शंस हैं जिसमें कि सज़ा का प्रावधान दिया गया है, जिसमें टेररिस्ट एक्ट के लिए, फिर रेजिंग फंड्स के लिए, कॉन्स्पिरेसी, ऑर्गेनाइजिंग टेररिस्ट कैंप्स के लिए, ऐसे रिक्रूटिंग, हार्बरिंग और बीइंग मेंबर ऑफ टेररिस्ट गैंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऐसे करते करते थ्रेटनिंग विटनेसेस, और उसमें एक कॉन्सेप्ट जो टोटल देखा जाए 25 सेक्शन भी इसमें ही है, फिर टोटल देखा जाए तो ये कैश रिकवर करते हैं जो उसका आउटकम है, वो करते करते वो टोटल क्या है कि इसमें एक स्पेशल एक्ट है, और स्पेशल एक्ट में बहुत सारी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं, और एक स्पेशल एक्ट का प्रोविज़न एक स्पेशल लॉ के तहत चलता है। उसमें हमारा ये CRPC पहले और अब BNSS नहीं चलेगा। लेकिन अब हमें यहाँ ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ भी एक पहले कोशिश की गई कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कुछ सेक्शंस को यहाँ इंसर्ट किया गया जाए, ताकि क्योंकि कुछ ऐसा है बॉर्डर लाइन में कुछ बहुत सारे वो होते हैं, तो इसके लिए एक प्रयत्न किया गया। तो इसमें जो है वो टोटल जो 14 सेक्शंस हैं उसको हटाकर सिर्फ 6 जो कैटेगरी है उसके इंसर्ट किया गया और इसको डाइल्यूट किया गया। इसमें
प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन तो बिल्कुल वही है, सेम है जो Same है आपका जो 15 UAPA सेक्शन में। है वो यूपीए में वही इंसर्ट करी गई है। लेकिन अगर इस सेक्शन को हम देखा जाए तो उसमें जो हमारे पास ये है, इसमें डीएसपी के पास, एसपी के पास जो है वो ज़्यादा पावर, पहले सर। डीजीपी की पावर पास सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल एक सवाल है सर, जी क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हाथ में जी ये पावर देना, इतनी पावर देना, क्या ये सही चीज है कि वो डिसाइड करेंगे वेदर द एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड अंडर यूएपीए और वेदर इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर बीएनएस? राइट सर, जैसा आपका प्रश्न है ऐसा डर लगता था, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल, देखिए आप अगर पहली सीआरपीसी भी अगर हम देखते हैं उसमें भी था कि अगर एक एसएचओ आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करता है तो आप सबसे पहले शिकायत आपकी एसपी के पास जाएगी, और एसपी एक स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट भी है और ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द थिंग्स। और नो डाउट कि जो डिस्ट्रिक्ट उसका कंट्रोलिंग है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इन्वेस्टिगेटिंग विंग का, वो ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब क्वेश्चन ये है, अब ये शायद डिस्क्रिशन इसलिए उन्होंने दी है स्टैच्यू में कि कारण कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो एग्जीक्यूटिव साइड से डिसीजन लेगा, और अगर वो डिसीजन नहीं लेता, अगर देखते हैं कि ये सारे कैश भी है या कोई और भी बहुत सारे लोग हैं और प्योर जिसको बोलते हैं टेररिज्म एक्ट का वो है जो देश के वाकई ही एकता अखंडता के लिए जरूरी है, मतलब खतरा है, तो फिर वो हम इस एक्ट में नहीं जाके हम यूपीए में जाएंगे। अदरवाइज नहीं तो डाइल्यूट फॉर्म है ना, लेकिन वो जो है शुरुआत होती है क्राइम की, अगर टेररिज्म छोटे लेवल का टेररिज्म चल रहा है तो डेफिनेटली इस एक्ट में चलेंगे, ये है इसका। सर अगला सवाल है सर, द न्यू प्रोविजंस जैसे मैंडेटिंग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ पुलिस सर्चेस सर, जी, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन सर, जी सेटिंग टाइमलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसेस सर, जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? इसमें देखो एक चीज़, जब हमने क्रिमिनल लॉ में, जैसा मैंने आपके पहले से शेयर किया कि फील्ड में हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी इसमें कन्विक्शंस वगैरह है और उसमें हम काम करते रहे हैं, तो एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये आती है कि देखो आप बहुत अच्छा हाई कोर्ट्स में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग अगर देखते हैं कि जब आपके पास कोई कन्विक्शन का केस आता है तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को कन्विक्ट कराना। हम कन्विक्ट इसलिए नहीं कराते, मतलब चाहते कि कोई ज़बरदस्ती करना है, लेकिन न्याय जो है वो उस प्रणाली का एक बहुत सारा अंग है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम आज का ज़माना जो है वो आईटी एक्ट का है। आज जो क्राइम किया जाता है वो मोबाइल से होता है, या इवन किसी की अगर साइबर क्राइम में किसी का वो लेना है, सीडीआर कार्ड डिटेल रिकॉर्ड लेते हैं हम लोग, टावर लोकेशन लेते हैं, उसका डिकोडेड लैंग्वेज में वो करते हैं, रिकॉर्ड लेते हैं, फिर देखते हैं कि सीसीटीवी में फुटेज है। तो ये इसके लिए सबसे पहले तो है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे कलेक्ट करोगे। तो पहले सबसे पहले जो इससे 2000 की अमेंडमेंट आई थी जब हमारा आईटी एक्ट आया था, तो उसमें डेफिनेटली वो 65 सेक्शन जो है वो उसको किया, इंसर्ट किया 65 और 65B का, और सर्टिफिकेट लगाया जाता था उसमें कि कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। लेकिन ये जो सबसे पहले जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की सेक्शन 21A में जो चेंजेस आई है उसको डेफिनेशन में ये सब कुछ लिया, कम्युनिकेशन डिवाइस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर, ये सारा कम्युनिकेशन जो वो लिया, और उसके साथ ही फिर ये कोरिलेट कर दिया कि अब आप एफआईआर दर्ज करना चाहते हो, आप एफआईआर दर्ज करने की ऑनलाइन एफआईआर करो, 173 में आपके पास चली जाएगी। फिर अगर जी आपके पास वो चली गई, फिर 3 दिन के बाद फिर वो आप जाके उसको स्टेशन में जाकर दस्तखत करने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारा क्वेश्चन है रेप विक्टिम की अपने मोबाइल में लेनी। क्वेश्चन होता क्या था कि हम लोगों के पास डिस्क्रिशन आ जाती थी पहले, अब डिस्क्रिशन आ जाती थी, हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे 161 की, वो दस्तखत नहीं होते हैं, तो क्या लिखते कोई पता नहीं। जब लेकिन मेरे पास मोबाइल है, अब कोई बहाना नहीं लगा सकता कि मैंने कैमरा नहीं लेकर आया पुलिस स्टेशन से। जब मेरे पास मोबाइल है तो मैं मोबाइल में अपना यूज़ करूँगा। अब इसके लिए थोड़ा सा सेटअप करेंगे कि कौन सा मोबाइल सरकारी देना है सबको या फिलहाल अपना लेना है, क्योंकि अब बहुत बढ़िया मैं देख रहा था, बहुत बढ़िया ड्राफ्टिंग इसमें हुई है, और इसमें सर्च एंड सीजर में भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग देनी भी है, डीएम को भी देनी है, एसडीएम को भी देनी, मैजिस्ट्रेट को भी देनी विदिन 24 लॉ आवर्स। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के ऊपर से भी जो बर्डन था सर वो हट जाता है, हट जाता है। इफ एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इज ऑन कैमरा जी। देन नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड जी फॉर एनी मेल प्रैक्टिसेस और व्हाटसोएवर सर। जी जी सर हमारा अगला सवाल है जी। सेक्शन 187 जी ऑफ बीएनएसएस। जी सर पुलिस कस्टडी के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। जी इनिशियली हमारे पुराने लॉज में 15 डेज अरेस्ट जी को हम संवैधानिक कहते थे, जी पर अब संगीन अपराधों के लिए जी 60 दिन जी और नॉर्मल अपराधों के लिए 40 दिन।
जी। सर ये टाइम पीरियड हैज ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 25 to 30 days और अ मंथ एंड मोर। जी। सर क्या आपको लगता है कि इतना कस्टडी का टाइम बेनिफिशियल है या हार्मफुल है एक पर्टिकुलर एक्यूज्ड के ऊपर? जी, इस पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब हम लोग भी वर्कशॉप्स करवा रहे थे तो हम लोगों ने कई क्वेरीज जो है वो उनकी देखी। एक्चुअली क्या है, ये है क्या, अगर आप देखो कि लॉ बोलता है कि 24 आवर्स के बीच में अगर किसी को आप किसी के खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं तो लॉ बोलता है 24 आवर्स में आपने उसको इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना है, लेकिन वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होती है क्योंकि हमारा क्राइम यहाँ होता है लेकिन उसका रिलेशन कहीं और होता है। तो होता क्या है, फिर हमें उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है। जब हम मैजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं तो फिर अगर पुराने लॉज के मुताबिक हमने उसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि कस्टडी में लेना अलग चीज़ है, अरेस्ट करना है, अगर अरेस्ट कर लिया या जिसको दूसरे ढंग से बोला कि कस्टडी में ले लिया, तो हमारे पास पहले सेटल लॉ था कि हम पुलिस रिमांड और जुडिशियल कस्टडी जो है वो दो चीज़ है। पुलिस कस्टडी जो है वो 15 दिन तक हमारे पास राइट था और बाकी के लिए जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। और ये जो 90 दिन और 60 दिन का कॉन्सेप्ट जो 167 में रखा हुआ था, जो अब 187 में लिखा है, उसका क्या प्रोविज़न है? उसका प्रोविज़न ये है कि जो आपके पास जिसमें 10 साल और 10 साल से ऊपर लाइफ डेथ की पनिशमेंट है, तो उसमें आपको 90 डेज के बीच में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। मींस कि आपका कोई चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं है। और बाकी केसेस में जिसे 10 साल से नीचे की सजा है उसमें आपको 60 डेज का पीरियड था। लेकिन अब इसमें ये जो 15 दिन का थोड़ा सा इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, जो थोड़ा सा लग रहा है कि उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। लेकिन इसके पीछे जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी की 8/5/1992 1992 की जो जजमेंट है, उसके तहत सबसे पहले ये आया था कि अगर मान लो कोई हमने एक्यूज्ड को पकड़ लिया और एक्यूज्ड किसी भी वजह से बोलता है, या तो प्रैक्टिकल तौर पर बीमार हो गया या बहाना लगा लिया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो हम उसको इंटेरोगेशन नहीं कर पाते थे। उससे जो एविडेंस थी, जैसे दफ़ा 27 जिसको बोलते हैं सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें हम उनके फर्द इंकशाफ बयान लेकर वो आइडेंटिफाई करते थे, वेपन ऑफ ऑफेंस पकड़ते थे। जब वो नहीं पकड़ पाते थे तो, लेकिन क्योंकि उसका 15 दिन हो जाते थे, अब ये कानून जो है अनुपम कुलकर्णी ने बोला अगर जुडिशियल कस्टडी में भी उसको भेज दिया है, क्योंकि उसको कस्टडी में रखेंगे, अगर हॉस्पिटल में भी भेजेंगे तो जुडिशियल कस्टडी में तो फर्स्ट 15 डेज में 22 वर्षा कर सकते हैं। लेकिन इस कानून के तहत अगर जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा है तो उसमें 60 दिन के भीतर अगर जेल में है तो उसका पुलिस रिमांड वापस लिया जा सकता है। और जो दूसरे केस में उसमें 60 दिन का जो है और 60 दिन का आप फर्स्ट जो है वो 15 डेज ना मान के उसमें आप 40 दिन के भीतर उसको पुलिस रिमांड के लिए भी ले सकते हैं। दैट मीन्स सर कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप पुलिस कस्टडी में रहेंगे जी, बट आफ्टर दैट यू विल बी सेंट टू द जुडिशियल कस्टडी। जी, मतलब 15 दिन हमारी टोटल हमें पुलिस कस्टडी मिलेगी। अगर आज हमें 10 दिन का लिया या 2 दिन का मिला है पुलिस रिमांड, फिर वो जेल कहीं चला गया, हॉस्पिटल चला गया, या बाई चांस कोई एविडेंस हमें और मिल जाती है, तो हम फर्स्ट 60 डेज में जहाँ जैसे मर्डर किया है या कोई रेप किया है तो उस केस में हम उसको पुलिस कस्टडी में दोबारा ले सकते हैं। लेकिन टोटल मिलेगी हमने फर्स्ट 15 डेज, तो टोटल 15 दिन। इनिशियली अगर 7 दिन वो कस्टडी में रहता है, फिर वो हॉस्पिटल जाता है, देन ही हैज टू कम बैक अगेन एंड जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। राइट, पुलिस कस्टडी मिल जाएगी टोटल 15 में। जी, 15 सर हमारा अगला सवाल है डेथ पेनल्टी पे। सर जी, पिछले कुछ सालों में सर एवरीवेयर अ रिफॉर्मेटिव अप्रोच वाज बीइंग यूज्ड। हमारा पूरा प्रिजन सिस्टम का जो एक अलग टॉपिक है, जिसमें हम कैदियों की रिफॉर्मेटिव अप्रोच के साथ उन पे काम करते हैं ताकि वो दोबारा से सोसाइटी में आके एक अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी सर, कुछ हीनियस क्राइम्स के जो क्रिमिनल्स होते हैं दे आर अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। आज के इस दौर में जहां डेथ पेनल्टी से हम दूर जा रहे हैं, इन नए कानूनों में डेथ पेनल्टी को रिटेन किया है। सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और सर जो मर्सी पिटीशंस हमारी फाइल होती हैं, वो एक राइट थर्ड पार्टी को भी था आज तक। थर्ड पार्टीज कैन फाइल अ मर्सी पिटीशन ऑन द बिहाफ ऑफ एनी अक्यूज्ड। सर इसे भी बंद कर दिया गया है। क्या आपको लगता है ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? देखिए जी, मेरे को बीइंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मेरे को लगता है कि अगर आप इसका थोड़ा सा इतिहास, जैसे आप बता रहे हैं, इसका अगर थोड़ा सा इतिहास देखें तो 35th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो 1962 में बनी थी, जो पब्लिश हुई थी 1967 में। तो 1967 में पहली बार लॉ कमीशन ने फेवर किया था रिटेनिंग द डेथ पेनल्टी इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। यस सर। फिर उसके बाद सारा काम चलता रहा,
कई आर्ग्यूमेंट होते रहे, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी अपनी टिप्पणियां करते रहे। फिर बाद में जो है वो 2015 में जो लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, उसमें एवोल्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस के लिए लिखा गया। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप दिल्ली का कांड देखें, निर्भय कांड देखें, उसके बाद बहुत सारे कांड देखें, तो आपकी मतलब कॉन्शियस हमें ऐसा तंग करती है कि ऐसे लोग तो धरती में चाहिए ही नहीं। तो एब्सोल्युटली फिर कैसे उसको करना है? अगर मान लो जेल में भी रखा है, तो जेल में बहुत सारी रिफॉर्मेटरी थ्योरी आ चुकी हैं, तो उसमें तो आनंद है, मुफ्त की रोटी मिलेगी, Yes, sir. सब कुछ काम करना पड़ेगा। फिर ऐसे क्राइम, अगर आपने 1000 मर्डर भी कर दिए, बोला जाए सैकड़ों भी मर्डर कर दिए, सजा तो वही है ना, फिर आपकी लाइफ ही है, तो फिर उनको जस्टिस कहाँ से मिलना है? अब क्वेश्चन है, उनको फाइन भी कर दो, फिर भी टिल, अब तो लाइफ की डेफिनेशन चेंज कर दी कि टिल द रिमेनिंग ऑफ लाइफ, तो वही रहेंगे। तो उसमें जो है वो फिर ये सब कुछ देखने के बाद, जैसे 1980 में पहली बार बचन सिंह केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का Rarest डॉक्ट्रिन of आया। rare case, अब उस डॉक्ट्रिन के बाद डेफिनेटली सारा चेंज हो Change. गया। अब उसके बाद जो है आज की डेट में 7 सेक्शन ऐसे हैं जो उसमें डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। रेप है, चाहे डेकेटी है, विद मर्डर एंड ऑल दैट। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इन सवालों का जवाब देने में। इस प्रोग्राम का बेसिक एम यही था कि जो कॉमन आदमी है उसके दिमाग में हल्के से जो डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर हों, और वो इन 3 नए कानूनों को किस तरीके से समझ सके और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सके। सर, इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए आई वुड लाइक टू कोट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री D.Y. चंद्रचूड़ जी। He said, "Our laws and their implementation is an ever-evolving area. There is no finality to any law or the manner of its implementation. However, we must be willing to embrace positive changes to meet the needs of our times." धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।